तो करते हैं। पिछले क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर सबको याद है तो हम लोग एंटेनास एंड रेडिएटिंग सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। और दिस इज आवर नाइन्थ क्लास। काफ़ी सारे क्लासेस हो चुके हैं। पहले क्लास में हमने बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा था। फिर हमने इंट्रोडक्शन टू एंटेनास देखा। फिर हमने रेडिएशन फील्ड्स डिस्कस किए एलिमेंटल डाइपोल्स के लिए। तो पहले एक क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स डिस्कस किया। फिर हमने मैग्नेटिक डाइपोल्स डिस्कस किया। और दोनों ही केस में हमने क्या किया था, हमने डिस्कस करना शुरू किया सोर्सेस के डेफिनेशन से। सोर्सेस से फिर हमने सोर्सेस में क्या था, करंट, चार्ज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे फिर हमें ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स मिले, ए या वी, स्केलर और वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल्स। फिर उससे हमें फील्ड का इंफॉर्मेशन मिला, ई और एच। तो हम लोग इस तरह से फील्ड्स के इंफॉर्मेशन निकाले। फिर हम लोग डिस्कस किए एंटेना पैटर्न्स एंड एंटेना पैरामीटर्स। तो हमने जब फील्ड्स निकाल लिया, फील्ड से हमें नियर फील्ड और फार फील्ड का इंफॉर्मेशन मिला। और फार फील्ड के इंफॉर्मेशन से हमने पैटर्न्स और पैरामीटर्स डिस्कस किए। जब हमने पैटर्न डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया मेन लोब, साइड लोब्स, बीम विड्थ, मे बी नल्स। उसके बाद हमने पैरामीटर्स में देखा डायरेक्टिविटी, गेन। इन पैरामीटर्स को हमने देखा। अब फिर एक बार ही हमें ये सारे पैरामीटर्स हो गए तो फिर हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू हो गया लीनियर एंटेनास पे। तो लीनियर एंटेना में हमने एलिमेंटल डाइपोल तो बहुत ही छोटे होते थे, तो इसमें हमने फाइनाइट फाइनाइट लेंथ डिस्कस किया। अब फाइनाइट लेंथ वाले केसेस में फिर हमने अलग अलग, हाँ तो इसमें भी हमने कैसे देखा था, हमने इसमें हमने यूज़ किया डेल्टा इलेक्ट्रिक और डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर लिया हमने हर्ट्जियन डाइपोल से। हर्ट्जियन डाइपोल से हमने फील्ड का इंफॉर्मेशन ले लिया, फार फील्ड वाला। एक बार फार फील्ड का इंफॉर्मेशन से हमने क्या किया, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स टाइप कर लिए। और ये सारा डिस्कशन जो लीनियर एंटेनास का था वो फार फील्ड में ही हो रहा था। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो फिर हमने बाकी वही, उसमें से हमने एक टर्म निकाला, एफ थीटा, जो हमारा पैटर्न फंक्शन था। फिर पैटर्न फंक्शन मिलने के बाद हमने बस फार फील्ड क्वांटिटी जो थे, मेन लोब, साइड लोब वगैरह सब सब वापस से रिविजिट कर लिया, ये फाइनाइट लेंथ एंटेनास के लिए, लीनियर एंटेनास के लिए। फिर उसमें से हमने एक और नया प्रॉपर्टी देखा। इससे पहले हमने एलिमेंटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल में हमने देखा था रेडिएशन रेजिस्टेंस, जो कि एंटेना परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के लिए था। फिर थिन लीनियर एंटेना में हमने देखा इफेक्टिव एंटेना लेंथ, ये परफॉर्मेंस कंपैरिजन के लिए था। फिर एक बार ही हमने ये सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया तो फिर हम लोग मूव किए हैं एंटेना एरेज पे। तो लास्ट क्लास में हमने एंटेना एरेज डिस्कस किया, जिसमें हमने टू एलिमेंट एरेज डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि हम लोग ये दो एलिमेंट्स डिस्कस किया था ना हमने। तो टू एलिमेंट्स, टू एंटेनाज अगर नेक्स्ट टू ईच अदर रखे हैं तो उसके वजह से हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। वन और टू अगर अगल बगल रखें तो उनका सम निकालने से, अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करके हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। और एक बार टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसमें से हमने देखा कि हमारे पास एक एफ थीटा का फंक्शन सेपरेट हो गया, जो डाइपोल्स या एंटेना एलिमेंट्स आ रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें दूसरा जो टर्म मिला था वो एंटेना,
जो नेक्स्ट टर्म हमें मिला वो एंटेना फैक्टर था, सॉरी एरे फैक्टर था। तो एक और टर्म हमें मिल गया जो एरे फैक्टर, और इसमें से हमने देखा, हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर हमारे पास एरे फैक्टर नोन है और अ, जो एलिमेंट फैक्टर भी नोन है, जो कि हमारा पहले पैटर्न फंक्शन था, तो हम लोग टोटल पैटर्न फंक्शन निकाल सकते हैं एरे के लिए। जो एरे का जो पैटर्न फंक्शन हो जाएगा वो, अभी इस केस जो पहले एफ थीटा था वो एलिमेंट फैक्टर इनटू द एरे फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो जो पैटर्न फंक्शन होगा एरेज के लिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम लोग वही रिविजिट कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इक्वेशंस लास्ट क्लास देखे थे। तो अभी हम लोग एंटेना एरेस 11.5 कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग रिसीविंग एंटेना स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होगा, ये जो इफेक्टिव एरिया और आई थिंक रेसिप्रोसिटी थ्योरम वगैरह इसमें आएगा रिसीविंग एंटेनाज में। और उसके बाद फिर हमें बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ना है, वो फिर ट्रांसमिशन इक्वेशन। आई गेस आपके कोर्स में रेडार्स भी है, तो फिर इस इक्वेशन उसमें बहुत यूज होता है। डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट क्लास, जो टू एलिमेंट एरेज का देखा था। तो अगेन ये एक फिगर आपको याद होगा, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे पास दो एलिमेंट थे, एलिमेंट जीरो और एलिमेंट वन, जो एंटेना एलिमेंट्स थे। और वो दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस पी पॉइंट पे निकाल रहे थे। पी पॉइंट पे निकालने के लिए हमें दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पता था पी पॉइंट पे। ये ई नॉट जीरो और ये सॉरी ई जीरो या और ई वन। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस क्या था, यहाँ पे ये आर वन जो टर्म दिख रहा है और ये साई का टर्म दिखेगा आपको, तो इन दोनों में फेज का लैग साई का था। तो इन दोनों में फेज का लैग है, तो फेज का लैग तो चलो अकाउंट हो जाएगा। ये आर वन को हमें एलिमिनेट करना था। आर वन को हम लोग आर नॉट और इस डी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों को पहले हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो डिनोमिनेटर वाला आर नॉट है, जो आर वन है, उसको हम लोग डायरेक्टली आर नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में उतना फर्क नहीं दिखेगा हमें। बट फेज वाले आर वन के लिए हम लोग उसको ये एक्सप्रेशन से यूज करके रिप्लेस करेंगे, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। तो दिस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप एक्सेस में किसी एक पॉइंट पर हैं, तो आपको एक डिस्टेंस निकालना है, तो उसका आप प्रोजेक्शन लेते हो। एक्स वाई जेड प्लेन है अगर, तो एक्स वाई में उसका प्रोजेक्शन लेते हो। तो प्रोजेक्शन के लिए थीटा टर्म आएगा, और फिर यहाँ से घूमते वक्त फाई टर्म आएगा जो प्रोजेक्शन में। तो फिर आपको साइन थीटा कॉस फाई जैसा मिल जाएगा उसका कोफिशिएंट लगा के, और जो डिस्टेंस आपको पता है उसके हिसाब से। तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अ, देखोगे फेज में ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई वाला। और ये आर नॉट कॉमन आ चुका है, और एक और ये जो फेज लैग वाला टर्म है। अब जो न्यूमरेटर में ये पूरा जो एक्सप्रेशन आया हुआ है, इसको हम लोग साई से रिप्लेस कर देंगे, और ये साई को यहाँ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे। अब इसमें आपको एक एक्सप्रेशन याद दिलाया हो था आपको, ये ई पावर अगर एक्स है तो इसको ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू को कॉस एक्स लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसका आप अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ये फंक्शन दिखेगा। तो मैग्नीट्यूड में आपको ये पहला वाला टर्म इज आपका एलिमेंट फैक्टर, और जो सेकेंड वाला टर्म दिख रहा है कॉस वाला, ये आपका एरे फैक्टर। तो ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था।
अभी एरे फैक्टर मिल चुका है, अब हम लोग इसको एक स्पेशल केस के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो अगर दो हाफ वेव डाइपोल है जेड डायरेक्टेड, अगर इस यहाँ पे अगर जो आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स या अननोन एलिमेंट्स लिया था, इनमें हम लोग अगर हाफ वेव डाइपोल्स डालते हैं तो क्या होगा। तो उस केस में हमारे पास हमने सॉल्व किया था, जो पैटर्न फंक्शन या एलिमेंट फैक्टर ये हो जाएगा जो हमने पहले हाफ वेव डाइपोल के लिए सॉल्व किया था। इसको बस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एफ थीटा फाई में, और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा मैग्नीट्यूड का, वो ऐसा दिखेगा। तो अब ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, जो हमारे अगर हमारे पास दो पैरेलल जेड डायरेक्टेड हाफ वेव डाइपोल अगर अरेंज है स्पेस में, अगर दो एलिमेंट डायरे बनाते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा। तो ये अपने आप में एक डेरिवेशन हो गया। अगर एग्जाम वगैरह में पूछे तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको बीच में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स लिखना होगा। फिर आप देखोगे इसमें कि यहाँ पे जो साई है, ये साई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब ये साई थीटा का फंक्शन है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये साई इज इक्वल्स टू बीटा डी साइन थीटा कॉस फाई प्लस साई। तो ई तो आपको जो ई प्लेन पैटर्न होगा वो आपस वेरी होगा। बट अगर आप फाई का वैल्यू अगर पाई बाय टू रख दो, तो उस केस में ये डिपेंडेंसी गायब हो जाएगा। फाइव पाई बाय टू पे ये केवल साई टर्म बचेगा, तो पैटर्न आपको कांस्टेंट देगा फाई इक्वल टू पाई बाय टू में। और एच प्लेन में क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू होता है। तो थीटा अगर पाई बाय टू होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये आपका पैटर्न जो एलिमेंट फैक्टर है वो गायब हो जाता है, दैट दिस बिकम्स वन। तो केवल एरे फैक्टर के बेसिस पे आपका रेडिएशन पैटर्न दिखेगा, क्योंकि आपको केवल कॉस साई बाय टू बचेगा थीटा इक्वल टू 90 के लिए। तो एच प्लेन पैटर्न एंटायरली एरे फैक्टर से दिखता है, और ई प्लेन पैटर्न उसमें आपको केवल पाई बाय टू पे आपको कुछ नहीं, केवल पाई बाय टू पे आपको पैटर्न कांस्टेंट मिलेगा पैटर्न फंक्शन के, एक्सेप्ट बाकी केसेस में आपका पैटर्न चेंज होता रहेगा। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एच प्लेन ही पूछा जाएगा, जो एरे फैक्टर से डिपेंड करता है। और ऐसे भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसके प्लॉट करने के लिए आपको मैटलैब लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली हैंड से ड्रॉ नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ पे 2 मिनट रुकते हैं, मगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर आप फिर से कंफर्म कर सकते हो कि ऑडियो आ रहा है। अमित आप ही कंफर्म कर दो अगर आप। थैंक्स है अली। कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हमने ये उसके बाद एक एग्जांपल देखा था, जिसमें हमें एच प्लेन रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करना था दो पैरेलल डाइपोल्स के लिए। तभी हमने जस्ट डिराइव किया था एक्सप्रेशन। अब उसमें हम लोग ये एच प्लेन पैटर्न इन दो केस में सॉल्व करना है। पहले जिसमें डी इक्वल टू लैम्डा बाई टू, स्पेसिंग लैम्डा बाई टू है,
और कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है दोनों डाइपोल्स के एक्साइटेशन में, और एक जिसमें λ/4 स्पेसिंग है और -π/2 फेज़ लैग है। तो पहले केस तो हमारे पास एरे फैक्टर तो पहले से लिखा हुआ है। एरे फैक्टर ये होता है, अब साई का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके हमें ये यहाँ पे बीटा डी कॉस फाई और ज़ाई मिल गया है। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यूज़ मिले हैं, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते ही हमें एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा पहले केस के लिए। पहले केस में आप अगर देखोगे तो आपका मैक्सिमम π/2 पे आएगा। यहाँ पे आप पाई का वैल्यू π/2 रखोगे तो जो आउटसाइड वाला कॉस है उसके लिए इनपुट 0 हो जाएगा उसका आर्ग्यूमेंट, तो फिर कॉस का एक पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 मिलेगा आपको π/2 पे। तो इस केस में आपका जो रेडिएशन पैटर्न है, ये पहला वाला फिगर बनेगा, और इस फिगर को ब्रॉड साइड एरे बोलते हैं। और सेकंड केस में क्या था, अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मैक्सिमा मिलेगा फाई इक्वल टू 0 पे, और फाई इक्वल टू 0 पे आपका रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिखेगा। सॉरी, सेकंड केस उसका रेडिएशन रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिखेगा, और फाई इक्वल टू 0 पे आपका मैक्सिमा है जो अलोंग द एरे। तो इस केस में उसको एंडफायर एरे बोलेंगे, और ये वाला इसका इसके लिए रेडिएशन पैटर्न है। अब फाई इक्वल टू पाई पे वहाँ पे आपका नल आएगा। तो ये आपका एंडफायर एरे का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो ये एग्जांपल हमने देखा था, इसको डिस्कस किया था। तो इस तरह से आपको पैटर्न प्लॉट करने के लिए बोला जा सकता है एज असाइनमेंट प्रॉबेबली, या फिर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये प्रॉबेबली याद भी रखना पड़ सकता है। तो ये आप रेडिएशन पैटर्न मिल गया आपको टू एलिमेंट एरे के लिए। नेक्स्ट फिर हमने एक असाइनमेंट देखा था, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो इसमें वही दो तीन एलिमेंट है इस बार, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1:2:1 का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि दो टू एलिमेंट एरे हैं, और जो ईच एरे को आप एक एलिमेंट की तरह अगर ले लो और λ/2 सेपरेशन के साथ, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इसमें आपको अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और पैटर्न मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो एरे फैक्टर आपको नोन है ऑलरेडी, तो आपको एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, एलिमेंट फैक्टर f0 मल्टीप्लाइड बाय एरे फैक्टर आपका थीटा फाई का स्क्वायर। दो बार एरे फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो और एरे फैक्टर आपका कॉस साई था ना, कॉस साई का होल स्क्वायर। तो कॉस साई का होल स्क्वायर आप साई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और आप उसमें λ/2 सेपरेशन है, तो d इज इक्वल्स टू λ/2 है, और यहाँ पे 0 है, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। सॉल्यूशन कुछ ऐसे 2-3 स्टेप्स का ही होगा। एक्सप्रेशंस राइट डाउन करना पड़ेगा इसमें। तो अब एक बारी और पॉज कर लेते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है, जो एग्जाम्पल और ये असाइनमेंट दिया गया है उसमें से। अदरवाइज हम लोग आज के क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जनरल एन एलिमेंट एरे के लिए। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टू एलिमेंट एरेज देख लिया है। अभी हमें जनरल यूनिफॉर्म लीनियर एरेज देखना है। तो आज का डिस्कशन मोस्टली बेस्ड होगा जो प्रीवियस क्लास में हमने एरे फैक्टर निकाला था, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हम लोग एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उससे जो इन्फर करेंगे हमें, अगर हम आपको एंटेना पैटर्न और पैरामीटर्स वाला क्लास याद होगा, तो वही मेन बीम, नल्स, साइड लोब्स, इन सब का पोजीशन डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो एन एलिमेंट एरे आपका जो अगर आप अरेंज करोगे, तो आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट आएगा। अब इसमें याद रखना है कि हम लोग जनरल यूनिफ़ॉर्म लीनियर एरे देख रहे हैं। अब जनरल यूनिफ़ॉर्म लीनियर एरे क्या हुआ कि जो इसमें जो डिस्टेंस है ऑफ सेपरेशन, ये फिक्स है। आप अगर एक्चुअल एरे बना रहे होगे, तो आप चाहो तो इन डिस्टेंस को भी आप वेरी कर सकते हो, अलग-अलग स्पेसिंग पे एलिमेंट रखकर पैटर्न मैनिपुलेट कर सकते हो। ये फेज़ भी कांस्टेंट फेज़ प्रोग्रेशन चल रहा है इनमें। ये फेज़ भी आप वेरी कर सकते हो अपने मन से, जैसा भी डिमांड है। इनको आप इंडिविजुअली वेरी करके आप पैटर्न को टेलर कर सकते हो। बट इस केस में अभी हम लोग जब देखें, सब सिंपलेस्ट केस में क्या है, एग्ज़ैक्टली सेम एलिमेंट, सेम एंटेना को हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल फेज़ शिफ्ट के साथ रख दे रहे हैं। और हम लोग डिराइव कर लेंगे, वन लाइन का डेरिवेशन होगा। तो बस ऐसा अरेंजमेंट कर लिया हमने एंटेना एलिमेंट्स का, और इस अरेंजमेंट के लिए अभी हमें एरे फैक्टर निकालना है, ठीक है? अब हम लोग बॉदर ही नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो एंटेना एलिमेंट के लिए निकलता है। एरेज़ के लिए हम लोग एरे फैक्टर निकालेंगे, और हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टिप्लिकेशन था, उसके बस से उसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एरे का जो एंटेना एलिमेंट्स का एरे बना है, उसका टोटल फील्ड मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टिप्लिकेशन बहुत ही यूज़फुल अ, थ्योरम है, जिससे हम लोग किसी भी एरे का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। और एरे का भी एरे बनाएँगे, तो अगेन मल्टिप्लिकेशन से इफेक्ट्स आता जाएगा, और हमें इंडिविजुअली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा-पूरा डेरिवेशन करने का। ठीक है? तो ये यूनिफ़ॉर्म लीनियर एरे का यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है। एंटेनास आर फेड विथ करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैव यूनिफॉर्म प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट्स। तो यूनिफॉर्म फेज शिफ्ट चल रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ ज़ाई है, यहाँ 2 ज़ाई है, यहाँ तो से लास्ट एलिमेंट में n-1 ज़ाई है। तो n एलिमेंट्स के लिए ऐसे वेरिएशन हुआ हुआ है, और इक्वली स्पेस करके रखा हुआ है, तो d है, इन दोनों में भी d सेपरेशन है, सिमिलरली यहाँ पे भी d सेपरेशन आखिरी एलिमेंट तक। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सारे एंटेनास को इक्वल करंट दे रहे हैं, ऑल्दो सेपरेट। तो ये जो इक्वल चीज़ें थी, ये सब स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब डी डिस्टेंस पे है, इतना फेज शिफ्ट है, बट इन सबको इक्वली ही करंट भी फीड करना है आपको। अगर किसी में करंट कम ज़्यादा हो गया, तो अगेन दैट विल अफेक्ट क्योंकि किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, तो फिर पैटर्न में चेंजेस आएँगे। तो इक्वली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहे हैं। तो सब कुछ आइडेंटिकली कर रहे हैं, और इक्वली स्पेस्ड एरे के लिए। तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? तो हम लोग, अब सब कुछ इक्वल है, तो जो इनका एफ थीटा जो एक्सप्रेशन, ये आपका एलिमेंट फैक्टर है, ये एलिमेंट फैक्टर आपका फिक्स सेम हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के लिए। अब ये एलिमेंट फैक्टर फिक्स हो गया, अब हमें निकालना है एरे फैक्टर। एरे फैक्टर निकालना है, हम लोग एरे फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड होते हैं। इस केस में भी जो एरे फैक्टर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स का है, वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है, आपका एरे फैक्टर दिखेगा 1/n, 1 प्लस ये सारा टर्म। तो आपको ज़ाई का एक्सप्रेशन याद होगा, ज़ाई इज़ इक्वल्स टू बीटा डी कॉस थीटा साइन फाइ प्लस ज़ाई, सॉरी साइन साइन थीटा कॉस फाइ था। तो ये एक्सप्रेशन था। अब ये न्यूमरेटर में ये सबके सबके लिए ई पावर करके ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। तो इन सबको ऐड करेंगे, तो ई पावर अगर हम लोग 5 लिख दें, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आएगा, ई पावर 2 फाइ आएगा। सिमिलरली लास्ट वाले एलिमेंट के लिए ई पावर जे एन माइनस 1 फाइ आएगा। तो ये आपका ये ऐसा एरे फैक्टर दिख रहा होगा। अब आपको अगर बहुत पहले का हाई स्कूल का अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी याद हो, तो सम ऑफ जीपी निकालने के लिए सीधा-सीधा फॉर्मूला आया था हमारे पास। तो ये ज़ाई का वैल्यू, सॉरी ये फाई का वैल्यू इसके अंदर है। तो अब जीपी का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। आपके पास अगर n एलिमेंट का जीपी है, और आपको ये डिस्टेंस और ये सब जो रेशियो है पता है,
तो 1 माइनस ई पावर n टाइम्स जो फैक्टर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर जो फैक्टर है और होल डिवाइडेड बाय n। तो ये सम ऑफ जीपी है। अगर ये याद नहीं है तो आपको, आप चाहो तो एम एल अग्रवाल, सीबीएसई, आई गेस क्लास 10th वाला बुक में बहुत ही अच्छे 4-5 पन्ने का चैप्टर है एपीजीपी पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ये बहुत पुराना चीज यूज हो रहा है, सम ऑफ जीपी यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये 1 माइनस ई पावर जे एन को हम लोग इसको साइन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगेन एक और फॉर्मूला एकदम हाई स्कूल का, साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हमें एरे फैक्टर का ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें, 1 बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइन एन साई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन साई बाई 2। ये आ गया हमारे पास जनरल यूनिफॉर्म लीनियर एरे के लिए जो एरे फैक्टर है। तो ये ही था मेजर हमारे पास जो आज डिस्कस करना था। अब इसके बाद जो भी डिस्कशन है इस बेस्ड ऑन हमारे पास ये एरे फैक्टर आ गया है। अब इस एरे फैक्टर में हम लोग ये बीटा डी फाई और जाई इन सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग केसेस में, और हमें एक्सप्रेशंस मिलते चले जाएंगे कि हमारा बीम विड्थ कितना है, नल्स किधर है, साइड लोब का लेवल कितना है। ये सारा जो वैल्यूज हम लोग या फिर हम देखेंगे वो इस एक्सप्रेशन से आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया और ये एक लाइन का ही डेरिवेशन है। ये जो 1187 ये लिखा हुआ है, ये लिख लोगे आप एक बारी, ये फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर ड्रॉ करो, ये एक्सप्रेशन लिखो, उसके बाद जीपी का सम लगा दो, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और एक बार जीपी का सम लगा दिए तो ये सिंप्लीफाइड तरीका है रिप्रेजेंट करने का साइन के टर्म में। तो एक और स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप का डेरिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कुछ आप एक बार ये रीड करो, ये एक्सप्रेशन को देखो, नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। तो इसमें से अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग इसके बाद अब सारा डिस्कशन इस एक्सप्रेशन से ही होगा। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और जैसे इन केस हो तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। बट डेरिवेशन इसमें ज़्यादा कुछ सा और स्टेप्स बताने का है नहीं। फिगर एक बारी बन गया है इस यूनिफॉर्म लीनियर एरे का, तो उससे आप ये नॉर्मलाइज एरे फैक्टर लिखने की कोशिश करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और फिर जीपी का सम यूज कर देते हैं और एक और सिंप्लीफिकेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो हमें एरे फैक्टर मिल जाता है। अब हमारे पास एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो अब ये एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन आ गया है। आप अगर इस एरे फैक्टर को n=5 के लिए अगर आप मैटलैब में प्लॉट करोगे तो एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, n=5 और
साई को आप वेरी कर रहे हो 0 से लेके 2 पाई तक। आर्ग्यूमेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका रेडियंस में लेना है, तो आप 0 से 2 पाई के लिए वेरी करो, तो आपको ये जो 11-14 फिगर है, ये आपको मिलेगा। अब आप देखोगे तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने देखा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में अगर आप रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करते हो तो वैसा सा दिख रहा है। तो आर फैक्टर वैसे ही है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन में आपके पास अगर एलिमेंट फैक्टर है और आर फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेडिएशन पैटर्न मिलता है, टोटल पैटर्न है। तो ऐसा सा कुछ दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा ये मेन बीम आता है, उसके बाद फिर ये साइड लोब्स आ रहे हैं, यहाँ आपका नल आ रहा है, और फिर आपको ये अ, फिर से आपका मेन बीम का एंड आ जाएगा। तो आप अगर इसको रेक्टेंगुलर की जगह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करते तो ये ऐसा कुछ दिखता। एन इक्वल टू 5 के लिए फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रेडिएशन पैटर्न ऐसा सा आएगा, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो प्लॉट है और इनसे जो वैल्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो एक्चुअल रेडिएशन पैटर्न है वो 5 के जगह सा फंक्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा डी एंड जाई पे भी डिपेंड करता है। अब आप ये एरे फैक्टर का टर्म है। अब इसमें अगर बीटा डी इसमें जो डी है और जाई को वेरी करोगे तो ये जो एक्चुअल पैटर्न बना रहे होगे, अगर ये आइसोट्रोपिक एलिमेंट के लिए हम लोग अगर कर रहे होते तो ऐसा आ रहा होता। बट वो वेरी होगा अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो इसमें एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे एक टर्म लिखा है विजिबल रेंज। तो आपका जो विजिबल रेंज है वो एसेंशियली जो आपका जो साई का वैल्यू चेंज होता है, बीटा डी प्लस जाई से माइनस बीटा डी प्लस जाई, जब आप फाई का वैल्यू चेंज करते हो 0 से 2 पाई के लिए, उसको विजिबल रेंज बोलते हैं। क्योंकि आपको इस यही आर फैक्टर का पार्ट को यूज करना है, इसके बाद के टर्म, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो आपको यूज करना ही है। तो ये ऐसी एक एक्सप्रेशन है। आई डोंट थिंक ये बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, बट बताने के लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भी वो सारे टर्म्स जो हमने आ रहे एंटेना पैटर्न में देखे थे, मेन बीम साइड लोब, ये सारा का वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। कैसे किधर इनका, अगर इनका लोकेशन अगर हमें पता करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एरे फैक्टर का एक्सप्रेशन है तो। तो मेन बीम कब आता है? मेन बीम तब आता है जब ये जो एरे फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आए। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब साई इक्वल टू जीरो होगा। तो साई इक्वल टू जीरो के केस में ये, अगर आपको एल ऑर्बिटल याद होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा जब निकालते थे किसी 0/0 फंक्शन के लिए, तो हम लोग एल ऑर्बिटल लगाते थे ना, और ये साइन एक्स बाय साइन एक्स, इसको आप अगर वो करोगे, इसका मैक्सिमा निकालने जाओगे, तो आपको जीरो पे इसका वैल्यू वन टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये एक वो फॉर्म से आ रहा है। तो आपको साई इक्वल टू जीरो पे आपको मेन बीम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, आपका सबसे पहला जो मेजर वाला होगा। और ये साई इक्वल टू जब जीरो है तो उस केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1188 का लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया है। तो बीटा डी कॉस फाई नॉट जो पोजीशन है, दैट इज आपका मेन बीम का लोकेशन, प्लस जाई इक्वल टू जीरो। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस फाई नॉट इक्वल टू जाई बाय माइनस जाई बाय बीटा डी आ जाएगा। तो ये आप, तो आप इसमें से आप फाई नॉट निकाल सकते हो। फाई नॉट का वैल्यू अब दो केसेस में आ सकता है। हमने देखा था ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे। तो इस केस में ब्रॉड साइड एरे में क्या होता है, आपका जाई का वैल्यू जीरो होता है, जाई इक्वल टू जीरो होता है। तो जाई इक्वल टू जीरो में आपका जो पाई नॉट है, दिस बिकम्स इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो पाई नॉट का वैल्यू आपको मिल गया। मेन बीम का डायरेक्शन इज आपका पाई/2। पाई/2 का मतलब है कि ऐसा ऊपर नॉर्मली ब्रॉड साइड में रेडिएशन हो रहा है,
और दूसरे केस क्या होगा, दूसरा एंड फायर होगा। एंड फायर केस में आपका ये ज़ाई का वैल्यू ज़ाई आपका फाइनाइट होगा और फाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। तो इसमें इस केस में क्या आएगा आपका, ज़ाई इक्वल्स टू माइनस बीटा डी। तो आपको ज़ाई का जो फेज शिफ्ट का है, फेज शिफ्ट का एक्सप्रेशन मिल गया आपको। बीटा डी अगर आप रखोगे तो आपका एंड फायर एरे बनेगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ इन द एरे का डायरेक्शन में ही रेडिएशन होगा। तो यहाँ आपको दो एक्सप्रेशन मिल गए आपको, ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे के लिए आपको ज़ाई के वैल्यूज मिल चुके हैं। तो ब्रॉड साइड के लिए आपको फाई इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ज़ाई इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड फायर के लिए फाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो ज़ाई इक्वल टू माइनस बीटा डी मिलेगा। ये आपके ब्रॉड साइड और एंड फायर के केसेस में मेन बीम का डायरेक्शन मिल गया आपको। तो इस 2 मिनट यहाँ पे पॉज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो गया बहुत क्विकली। तो आप एक बारी रीड कर लो इसमें से अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन बीम मेन बीम के लिए ज़ा इक्वल टू 0 हो जाता है। ज़ा इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको मिलेगा बीटा डी कॉस फाई नॉट प्लस ज़ा इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे। आपका अगर ब्रॉड साइड चाहिए ब्रॉड साइड चाहिए तो फाई नॉट इज़ इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इस केस में आपको ज़ाई 0 मिलेगा। और अगर आपको एंड फायर चाहिए तो फाई इज इक्वल्स टू 0 और इस केस में आपको ज़ाई इक्वल्स टू माइनस बीटा डी मिलेगा। तो ये ऐसा समरी है, ये एक्सप्रेशंस आएंगे। इसमें से कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग मूव करेंगे। 2 मिनट इस स्लाइड पे रुकते हैं। तो अभी जस्ट हमने मेन बीम का डायरेक्शन डिस्कस किया और हमने किस एरे फैक्टर निकाला था। यहाँ पे एरे फैक्टर निकाला था। अब इस एरे फैक्टर में हम लोग मेन बीम आपका साई इक्वल टू 0 पे आता है। तो साई इक्वल टू 0 के केस में हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, कॉस फाई नॉट इक्वल टू माइनस ज़ाई बाई बीटा डी। और ब्रॉड साइड केस में आप फाई का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करते हो तो आपको ज़ाई का वैल्यू 0 आता है। एंड फाई के केस में आप फाई का वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपका ज़ाई का वैल्यू माइनस बीटा डी आता है। ठीक है, तो अभी हमें फेज शिफ्ट का एक्सप्रेशन में फेज शिफ्ट कितना रखना है पता चल गया है। तो अगेन हमने वही ऑब्जर्व किया कि आपको अगर ब्रॉड साइड रेडिएशन चाहिए तो फेज शिफ्ट 0 होगा। एंड फायर चाहिए तो एक फिक्स वैल्यू आएगा हमारे पास ब्रॉड साइड रेडिएशन के लिए, सॉरी एंड फायर रेडिएशन के लिए। तो ये मेन बीम डिस्कस हो गया है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नल के लोकेशंस। अब नल का लोकेशन निकालना सबसे आसान है। नल कब होगा, जब आपका एरे फैक्टर 0 होगा।
एरे फैक्टर 0 करने के लिए इस पूरे चीज़ को 0 से इक्वेट कर देंगे। पूरे चीज़ को 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये ये पूरा चीज़ 0 कब होगा? जब ये न्यूमरेटर आपका 0 होगा। न्यूमरेटर 0 तो जो आपका न्यूमरेटर है sin n psi by 2 इक्वल टू 0, तो दिस implies n psi by 2 is equals to मल्टीपल ऑफ पाई के टाइम्स पाई के 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट भी करके देखोगे इसके अंदर तो ये आपका 0 आएगा। तो साइन का पाई के मल्टीपल्स पे साइन 0 देता है। तो इन नल के लोकेशन हमें मिल गए। एंड इट इज ऑब्वियस that all that the corresponding null locations in psi are different for broadside and end fire because psi का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो आपका ये इसके अंदर जो psi का वैल्यू है उसके हिसाब से आपको अलग अलग एंगल्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो नल एक बार नल डिस्कस हो गया। अब विड्थ ऑफ मेन बीम देख लेते हैं। अब मेन बीम कैसे निकलेगा? द एंगुलर विड्थ ऑफ द मेन बीम बिटवीन द फर्स्ट नल्स कैन बी डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली फॉर लार्ज एन। तो अगर आपका एरे बहुत लंबा है, लार्ज एन के लिए हम लोग विड्थ निकाल रहे हैं मेन बीम का, तो हमने भी जस्ट नल के लोकेशन निकाले। अब दो आपका अगर रेडिएशन पैटर्न ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है तो आपके जो पहले जो दो नल है उनका अगर एंगल निकाल लोगे आप तो आपको मेन बीम का विड्थ मिल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो पहले फर्स्ट नल्स है उनको नोट कर देंगे। इनको हम साइज 01 से डिनोट कर रहे हैं। तो एन साइज 01 बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो ये आपके फर्स्ट नल्स हैं। तो आपको साई का वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट नल्स के लिए 2 पाई बाय एन। ये आपका फर्स्ट नल्स के वैल्यू है राइट साइड, मतलब मेन बीम के एक दोनों तरफ के प्लस और माइनस दो अलग डायरेक्शंस में डिनोट कर रहे हैं। अब आपको इस अगर फाइनल जो एंगल निकालना है तो ये दो केस में बनेगा। या तो आपका जो पैटर्न है वो ब्रॉड साइड है या फिर आपका पैटर्न एंड फायर है। ठीक है, तो ये जो एंगल मिलेंगे ये अलग अलग होंगे दोनों के केस में। तो दोनों केस में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बट हमें साई का वैल्यू मिल चुका है, साई का एक्सप्रेशन ये है। अब ब्रॉड साइड केस में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ब्रॉड साइड के केस में हमें पता है कि जो जाई है वो 0 होगा, जो फेज शिफ्ट है, और फाई का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। ठीक है, ये नोन है हमारे पास। तो ब्रॉड साइड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें अभी तक हमने ये डिराइव किया है। विड्थ ऑफ मेन बीम के लिए हमने जो फर्स्ट नल्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर है हमारे पास। तो फॉर अ ब्रॉड साइड एरे तो ये फाई का वैल्यू बीटा डी कॉस फाई हो जाएगा और इसमें भी पाई बाय 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट नल्स जो ऑकर होंगे वो फाई बाय 2 सॉरी फाई बाय 2 सॉरी 501 पे होगा और इसका विड्थ निकालना होगा। तो विड्थ अगर हम लोग ऐसा बीम ड्रॉ करते हैं ब्रॉड साइड केस में और ये हमारे फर्स्ट नल्स हैं, फर्स्ट नल जो हमारे हैं वो कौन से एंगल पे है? 501 पे है एक माइनस वैल्यू और ये दूसरा प्लस वैल्यू 501 पे है। तो ये जो एंगल निकालना हमें, और जो मेन बीम है वो 50 पे है और ये जो एंगल है दिस इज डेल्टा फाई। तो हमारा जो टोटल विड्थ ऑफ मेन बीम है दैट इज इक्वल टू 2 फाई। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी डेल्टा फाई है, इज इक्वल्स टू 501 501 माइनस फाइव नॉट और इसका 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 501 माइनस फाइव नॉट का एक्सप्रेशन मिल रहा है हमें। तो ये हमारा फर्स्ट नल्स हो गया एट 501, ये 501 का वैल्यू। तो कॉस 501 का आप ऐसे लिख सकते हो पाई नॉट प्लस डेल्टा फाई। यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे कॉस 501 में, तो कॉस फाई नॉट प्लस डेल्टा फाई आएगा। अब यहाँ पे फाई नॉट हमारे हमें पता है ब्रॉड साइड एरे में पाई बाय 2 होता है, दिस इज पाई बाय 2 प्लस डेल्टा फाई। और अब हमें पता है कि कॉस 90 प्लस पाई बाय 2 90 होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बिकम्स साइन थीटा हो जाता है वो।
और हमें ये भी पता है कि हमारा कॉस, यहाँ पे जो एक ये एक्सप्रेशन था, कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाई जीरो है, तो फाइव बाई बीटा डी हो जाएगा, 501 बाई बीटा डी। तो हम लोग अब इसको यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। यहाँ पे एक स्टेप स्किप हुआ है, वो है साइन डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू जाई जीरो वन बीटा डी। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, तो डेल्टा फाई निकालने के लिए साइन इनवर्स 501 बाय बीटा डी, और 501 का वैल्यू हमें 2 पाई बाय एन पता है, तो दिस इज 2 पाई बाय एन बीटा डी, और बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय एन इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी। यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लैम्डा बाई एन डी आ जाएगा। तो लैम्डा बाई एन डी और उसका साइन इनवर्स, यहाँ से जो साइन आया था। और फॉर वेरी, क्योंकि एन बहुत बड़ा है, तो बहुत फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल थीटा। तो ये वही किया गया यहाँ पे। तो डेल्टा फाई आपका लैम्डा बाई एन डी आ गया। ठीक है, तो आपको अगर आप अपना अब विड्थ ऑफ मेन बीम निकालना है, तो विड्थ ऑफ मेन बीम इज टू डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय एन डी। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया जनरल फॉर्म लीनियर एरे के लिए मेन बीम का विड्थ ब्रॉड साइड कंडीशन में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, तो ब्रॉड साइड केस में ये डेरिवेशन आएगा, ये डेरिवेशन हो गया। तो आपको देखना था कि यहाँ पे बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन हुआ हुआ है, बट एक्सप्रेशन अब तो सब्स्टिट्यूशन करके एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, मतलब अगर कोई स्टेप में अगर ऐसा फंस रहे हैं आप, तो आप पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड साइड के केस में हमें जाई का वैल्यू पता है, फाई का वैल्यू पता है, तो हम लोग 1188 से एक्सप्रेशन लिख देंगे। कॉस 501 जो हमें नल का वैल्यू बताता है, अब उसमें यहाँ पे डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू 50 - 5 सब्स्टिट्यूट किया, और ये 50 जो साई 01 में हम लोग ये एक्सप्रेशन जो नल्स के लिए एक्सप्रेशन आए थे उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 पाई बाय एन को हम लोग ये 501 में सब्स्टिट्यूट किया, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते चले गए। बहुत सारा ये फिर बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें लैम्डा बाय एन डी आ गया, और फिर हमने साइन का इन्वर्स ले लिया, और वे फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, तो हमें डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन मिल गया। ये बस, ये बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन कैंसिलिंग करना है, बट आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सॉल्व करने से। तो इसमें से किसी को कुछ डाउट? सॉरी, इसमें से एक मिनट, शायद म्यूट पे चले गए थे। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि इस ड्यूरेशन में हम ऑडिबल थे? आई एम नॉट श्योर, माइक कैसे म्यूट हो गया था। कैन यू प्लीज कंफर्म कि आई वाज ऑडिबल व्हाइल एक्सप्लेनेशन? और Yes, audible. थैंक्स, थैंक यू। तो ये ऐसे डिराइव किया हमने, और इसमें से किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 2 मिनट ये स्लाइड पे रखते हैं, और आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो।
Okay, we'll continue the discussion. तो हमने जस्ट अभी विड्थ ऑफ मेन बीम देखा ब्रॉड साइड एरेज के लिए। नेक्स्ट हम लोग उसको एंड फायर एरे के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हमने नल्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया है कि नल्स कहाँ पे हैं। तो ये एक्सप्रेशन नल्स के लिए आए हुए हैं और हमारे पास साई का एक्सप्रेशन है और आयरे फैक्टर का एक्सप्रेशन है। तो अब एंड फायर केस में हमारे हमें पता है कि जो जाई का वैल्यू है वो बीटा माइनस बीटा डी होता है। और जो मेन बीम का जो डायरेक्शन है दैट इज फाई नॉट पे, फाई नॉट इक्वल टू जीरो पे है। तो एंड फायर के केस में ये जो साई का एक्सप्रेशन होगा वो बीटा डी कॉस फाई माइनस वन हो जाएगा। और इसमें जो फाई का वैल्यू है वो भी आप इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करोगे। तो कॉस फाई नॉट इज इक्वल्स टू कॉस फाई नो फाई फाई जीरो वन माइनस वन। ये हमें जो आप वैल्यू निकालोगे बीटा डी का वैल्यू यहाँ पे है। ये 1188 का आप एक्सप्रेशन देखोगे तो इससे आपको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो आप जाय का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये माइनस वन आ गया और ये आप बीटा डी को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको 501 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जाई 01 मिल जाएगा, सॉरी साई 01 मिल जाएगा। अब ये जो साई 01 का वैल्यू है इसको आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो जो नल का एक्सप्रेशन है। ये आप इसमें डालोगे तो आपको टू पाई बाय एन बीटा डी आ जाएगा। और बीटा आपका टू पाई बाय लैम्डा होता है तो आपको ये माइनस लैम्डा बाय एन डी मिल जाएगा। तो ये आपको कॉस 501 माइनस वन लैम्डा बाय माइनस लैम्डा बाय एन डी मिल गया। अब ये एक बार ये एक्सप्रेशन मिल गया तो कॉस को आप ना ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आपका अब यहाँ पे आपका फाई नॉट इक्वल टू जीरो था। तो फाई नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आपका जो एंगल बन रहा है आपका मेन बीम का एंड फायर तरफ में, तो जीरो से लेकर के आप डेल्टा फाई ऊपर जा रहे हो तो आपका ये डेल्टा फाई के बराबर हो गया। और जो कॉस है कॉस को हम लोग वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऐसा एक्सप्रेशन होता है कॉस का। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर, या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है। आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल बट एक्सपोनेंशियल के टर्म है। तो अगर हायर ऑर्डर्स को आप इग्नोर कर दोगे तो आपको पहले दो टर्म लेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको। तो कॉस को हम लोग बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन से हमारा कॉस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वन माइनस डेल्टा पाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई एन डी। तो वन वन कट जाएगा इधर से ये और ये वन और ये माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा। तो डेल्टा फाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई एन डी। ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब आपको फाई का वैल्यू आप डायरेक्टली निकालोगे तो ये आएगा रूट ओवर टू लैम्डा बाई एन डी। तो ये थोड़ा सा मैथ्स को लेके जगल करना है यहाँ पे बट ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और इसको आप कंपेयर करोगे अगर ब्रॉड साइड कंपैरिजन में तो आपको एंड फायर का बीम विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एन डी का वैल्यू है दैट इज दिस इज वेरी स्मॉल। तो अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है तो रूट वाला वैल्यू इज ग्रेटर एंड और इस रूट वाला वैल्यू में भी रूट टू मल्टीप्लाइड है। तो दिस एंड फायर का जो आपका बीम विड्थ है, विड्थ ऑफ मेन बीम है दैट इज हायर देन ब्रॉड साइड। तो ये अभी हमने ये डिराइव किया। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो हमने अभी तक डायरेक्शन ऑफ मेन बीम निकाल लिया ब्रॉड साइड और एंड फायर में। फिर हमने नल का लोकेशन निकाला। नल का लोकेशन निकालने के बाद हमने बीम विड्थ निकाल लिया है ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे के लिए। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। अब इसके बाद केवल साइड लोब्स बचा है। साइड लोब डिस्कस करके फिर हम लोग क्लास एंड कर लेंगे।
तो विड्थ ऑफ मीन बीम डिस्कस हो गया, अब साइड लोब लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड लोब कहाँ मिलते हैं हमें? साइड लोब तब मिलते हैं जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो मैक्सिमा इस पे हो। तो न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना है, तो और ये साइन का वैल्यू है, तो ये इक्वल टू 1 होगा। तो साइन एन साई साई बाई टू कब कब 1 होता है? जब भी वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे हम लोग इक्वेट करेंगे, तो हमें एन साई बाय 2 इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मिल गया। और इसमें हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट साइड लोब कब ऑकर होगा, एम इक्वल टू 1 पे इस केस में, तो एन साई बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 3/2 पाई। तो हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिल गया साइड लोब लोकेशन के लिए। आपको अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो नल्स आपको ये इवन मल्टीपल्स पे मिलते हैं और ये आपको ऑड मल्टीपल्स पे मिलते हैं। ठीक है। और इसमें से आपको ध्यान रखना है कि m इक्वल टू 0 वाला वैल्यू मेन लोब के अंदर ही रहता है, तो वहां पे आपको मैक्सिमा नहीं मिलता है। तो m इक्वल टू 1 पे ही आपको वैल्यू मिलेगा। तो ये साइड लोब का लोकेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट साइड लोब का डिस्कशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट साइड लोब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट साइड लोब ही यूजुअली मेन लोब के बाद सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखता है, और हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट साइड लोब का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे रहे। और उसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स होता है, उसमें से वन ऑफ देम इज हम लोग पावर को टेपर करते हैं थ्रू एरे। तो वो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल उस पर डिस्कस होगा। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो साइड लोब लेवल है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एक जनरल एरे के लिए वो कितना आता है? अगर आप एन इक्वल टू हाई वैल्यू ले रहे हो, 12, 15 या 20 जैसा, बहुत हाई एन वैल्यू के लिए अगर आप एरे बनाओ, तो जनरली आप क्या कितना साइड लोब लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो हमारा जो गोल क्या है, ऑल साइड लोब शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। और सबसे पहला साइड लोब को अगर आप लो कर दोगे तो इट्स वेरी लाइकली कि उसके बाद वाले भी लो ही हो जाएंगे। तो अगर हम लोग पहले साइड लोब का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो हमने अभी जस्ट साइड लोब लेवल निकाला था, तो वो हमें कहाँ मिला था? वो 3 पाई बाय 2 n का वैल्यू पे मिला था हमें साइड लोब, पहला साइड लोब। और इसके लिए इसको आप साइन इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो। आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एन का वैल्यू तो जी यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका, सॉरी ये 1 हो जाएगा आपका। एन साई बाई 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये साइन का वैल्यू है। अब सिंस एन बहुत बड़ा है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो ये आपको साइन गायब हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिला? 2/3 पाई। ये आपका मैग्नीट्यूड है, एरे फैक्टर का जो वैल्यू आ रहा है ये 0.212 आ गया। तो आपका पहला जो साइड लोब आता है वो दैट इज 0.212, और ये नॉर्मलाइज्ड है। तो आपका अगर मेन लोब का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, और साइड लोब इज 0.212, इसको आप डीबी में निकालोगे तो ये आपका 13.5 dB नीचे आएगा। तो अगर ये 0 dB पे है, तो आपका साइड लोब जो है दैट इज एट -13.5 dB। एंड ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इससे कम होना चाहिए हमारा, हमें जो डिजायर्ड साइड लोब होता है। तो इसको अब नीचे अगर इसको हम नीचे लाना है हमें साइड लोब को, तो उसके लिए हमें जो हमने जो एरे बनाया है इसको इसमें मैनिपुलेशंस करना होगा। कि हम उसमें वन ऑफ द तरीका क्या है कि जो एरे एलिमेंट्स जो बीच में है उनको हम ज्यादा करंट दें, और जो ला एंड में है उनको कम करंट दें। तो हम लोग करंट क्या करेंगे, एज वाले एलिमेंट्स में कम देंगे और फिर करंट का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट वाले एलिमेंट्स को फिर से कम करंट देंगे। अगर हम लोग ऐसा करंट को टेपर करके देंगे ना, एक साइड करेंगे, तो क्या होगा कि साइड लोब्स कम हो जाते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है। इसके बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन आएगा। तो फाइंड द एरे फैक्टर एंड प्लॉट द नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न ऑफ अ ब्रॉड साइड एरे। तो नॉर्मलाइज्ड रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करने के लिए तो आपको अगेन मैटलैब लगेगा। तो आप ये नेट से डाउनलोड कर सकते हो कोड्स जो प्लॉट करते हो, और एरे फैक्टर आप निकाल सकते हो। और 5 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स तो हमें पता बता दिया कि ये जो एफ
थीटा फाई है दैट इज इक्वल टू 1 और कंपेयर फॉर एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड्स ऐसे है 1:5 एलिमेंट आरे ले रहे हैं 1:2:3:2:1 करके हमारा एक्साइटेशन है तो 5 एलिमेंट है सब में जो करंट दे रहे हैं 1:2:3:2:1 मैग्नीट्यूड्स के हिसाब से है तो उनका वैसा इफेक्ट आएगा और उसका हम लोग एलिमेंट करेंगे तो अब इस केस में अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैरी फैक्टर निकालने जाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ आएगा ई पावर साई प्लस 2 ई पावर साई प्लस 3 ई पावर 3 साई प्लस 2 ई पावर 4 साई ऐसे करके आपका एक्सप्रेशन बनेगा फिर आप इस चीज को सॉल्व करोगे और आप अगर रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करोगे तो कार्टेशियन एरे फैक्टर जो प्लॉट करोगे एरे फैक्टर आपको ये मिल जाएगा तो एरे फैक्टर आपको ऐसा मिलेगा तो आप देखोगे कि आपका मेन बीम 1 आ रहा है और साइड लोब लेवल बहुत ही लो है 0.11 आपको एक्सप्रेशन आएगा ये एग्जाम इसका सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डिटेल में और फिर आप इस सारे फैक्टर से आप अगर रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करोगे तो आपको रेडिएशन पैटर्न ऐसा आएगा तो आप देखो साइड लोब कितने कम हो गए हैं तो इस केस में आप देखोगे तो साइड लोब का वैल्यू 0.11 आएगा एंड दिस इज 19.2 डीबी डाउन तो अगर आपका मैक्सिमा 0 डीबी पे है तो आपका जो पहला साइड लोब है दैट इज -19.2 डीबी पे तो दिस इज सिग्निफिकेंटली नीचे एज कम्पेयर टू पिछले वाले केस जिसमें वो काफ़ी ऊपर था 13 डीबी 12 डीबी ऊपर था तो ये आपका डेरिवेशन हो गया अगर आपको साइड लोब लेवल कम करना था ये एग्जांपल इज मस्ट ट्राई यहाँ पे एग्जांपल डेफिनेटली टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करके देखना और प्लॉट करने का भी कोशिश कर सकते हो रेडिएशन पैटर्न को तो एक और स्लाइड है उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पॉज कर लेते हैं अगर किसी को कोई डाउट है अभी जो भी डिस्कस किया उस पे अदरवाइज हम लोग एक और स्लाइड डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जो भी जनरल यूनिफॉर्म एरेज के बारे में डिस्कशन हुआ है और फिर उसके बाद हम लोग आज का क्लास क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीविंग एंटेनास पे ओके तो बस एक और स्लाइड ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उनमें हमने अज्यूम किया है इक्वल स्पेसिंग इक्वल एक्साइटेशन ऑल्दो हमने एग्जांपल्स देखे जिसमें इक्वल एक्साइटेशन नहीं था जो स्पेशली जो टेपर करने के लिए जो साइड लोब लेवल करने के लिए हमने जो करंट टेपर किया था तो बट हमने जो आर फैक्टर डिराइव किया वो इक्वल एक्साइटेशन के लिए था और कांस्टेंट प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट के लिए था और ये हमने मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए किया था बट ज़रूरी नहीं है कि आप जब रियलिस्टिक एरेज बना रहे हो तब आप एग्जैक्टली सेम रखो आप उसको बेटर उसको ट्यून कर सकते हो बेटर रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो आपको डिजायर्ड है और हमने देखा कि एक टेपर्ड नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड के लिए साइड लोब लेवल घट जाते हैं और सिमिलरली आपके पास जो फेज शिफ्ट है आप उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो एक अपना रेडिएशन पैटर्न टेलर करने के लिए और हमने अभी तक जो सारा डिस्कशन किया था ये सब कुछ वन डायमेंशन में था बट आपका जो एरे है ज़रूरी नहीं कि वो केवल लीनियर हो ऐसा हो सकता है कि वो स्पेशली अरेंज्ड हो आपके पास मैट्रिक्स में अरेंज्ड हो या सर्कल बन रहा हो तो इन केस इन तरह के भी एरे हो सकते हैं तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको अब एरे फैक्टर निकालना
बट अगर आपका 2D अरेंजमेंट है ऐसा मैट्रिक्स जैसा, तो आप 2D अरेंजमेंट को अ, आप पहले वन एलिमेंट एरे जो लीनियर बनाए हो, अब ये जो लीनियर एरेज है, इनको अगर आप एज एन एलिमेंट ट्रीट करके अगर आप अरेंजमेंट्स करो, तो आपको 2D एरे मिल जाएगा। समझ रहे हो ना कि आपके पास पहले आपने कॉलम के लिए सॉल्व कर लिया, अब इन कॉलम्स को एज एलिमेंट लेके अगर अगल बगल अरेंज करो, तो आपको एक 2D स्पेस में एंटेना एरे मिल जाएगा। तो ये जो डिस्कशन था, अगर आप जनरल यूनिफॉर्म 2D एरेज़ के लिए आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और आपके पास बहुत सारे एडिशनल पैरामीटर्स ऐसे आ जाते हैं जो जो स्पेसिंग है, फेज़ है, मैग्नीट्यूड्स है, इन चीज़ों को आप ट्यून करके अपने डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स प्लॉट कर सकते हो। बट इन चीज़ों को अगर आप मैथमेटिकली मॉडल करने जाओगे तो सिम्प्लिसिटी ह हट जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सारे चीज़ों को एनालाइज़ करना मैथमेटिकली। बट आप सॉल्वर्स जैसे एचएफएसएस या सीएसटी या एडीएस जैसी चीज़ों में अब जहाँ न्यूमेरिकली सॉल्व हो रहा है वो, वहाँ पे इन चीज़ों का इफ़ेक्ट्स डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने देखा था, वो था प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टिप्लिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टिप्लिकेशन आपको 1D से 2D में या 2D से 3D शिफ्ट होने में हेल्प कर सकता है। आपको बस ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं और आप स्केल कर सकते हो उस चीज़ को। और इनमें से आपने देखा होगा तो आप अगर ज़ाई इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलता है? ब्रॉड साइड मिलता है और ज़ाई इक्वल टू माइनस बीटा डी पे एंड फायर मिलता है। तो ब्रॉड साइड ऊपर की तरफ है और एंड फायर साइड की तरफ रेडिएशन होता है। तो आप अगर ये ज़ाई को अगर 0 से बीटा डी के बीच में वेरी करोगे ना, तो आप बीम को टिल्ट कर सकते हो और आप चाहो तो इसमें एक फेज शिफ्टर आईसी जैसा कुछ लगा दो, तो ये जो बीम है, वो कॉन्स्टेंटली स्टीयर भी हो सकता है। तो ये आप बीम स्कैनिंग कर सकते हो ये फेज शिफ्ट को आप वेरी करके, आप फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंटली वेरी करते रहो, तो आपका बीम स्कैन करते रहेगा थ्रू स्पेस। और सिमिलरली फेज शिफ्टर का ऐसे यूज़ करके हम लोग फेज़ डायरीज़ भी बनाते हैं। ये इसको अभी इस कोर्स के लिए थोड़ा हाई लेवल है, बट इस पे काफ़ी रिसर्च भी होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करते हैं। तो फेज़ डायरीज़ भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, आप जो फेज शिफ्ट्स को वेरी करके। और आप चाहो तो जो थीटा और फाई दोनों ही डायरेक्शन में इसको स्टीयर कर सकते हो। आप अगर 2D एरे बना लोगे, 2D एरे जो होगा वो स्पेस में अरेंज्ड होगा और आप उसको अलग-अलग फेज शिफ्ट्स के लिए अलग-अलग ज़ाई के वैल्यू के लिए दोनों सब तरफ स्कैन कर सकते हो। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली कहाँ यूज़ होता है? रेडार और रेडियो एस्ट्रोनॉमी वर्क में जो स्पेस रिलेटेड चीज़ें करते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और रेडार्स जो अभी आपका कार्स वगैरह होता है जिसमें रेडार लगा होता है या व्हीकल्स होते हैं या डिफेंस में जो भी यूज़ होता है, उनमें ये फेज़ डायरीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक डिस्कस करना था। इसमें अभी किसी को कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो और अगर आपको स्लाइड्स अभी शेयर कर देंगे आपको, उनमें से आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे को डायरेक्टली मैसेज या ईमेल कर सकते हो। तो ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो 2 मिनट रुक जाते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। एक पॉज़ करते हैं।